सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। संडे कमेंट बॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रत्येक संडे की तरह इस संडे भी मैं मोहित आपके लिए संडे कमेंट बॉक्स वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपके कमेंट के जवाब वीडियो के माध्यम से आपको मिलते हैं। यदि आप भी अपने कमेंट के जवाब वीडियो के माध्यम से आपके नाम के साथ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में #AskLAM लिखकर अपना सवाल पूछें। अगर ये सवाल यूनिक रहा, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा, तो हो सकता है अगले संडे को आपका कमेंट भी वीडियो में शामिल हो जाए। तो बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं, बढ़ते हैं पहले कमेंट की तरफ। जो पहला कमेंट भेजा है वह भेजा है पुखाराम जानी ने। यह लिखते हैं, सर आप इंजेक्शन में थाइकोबालामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इंजेक्शन में थाइकोबालामिन प्लस पाइरिडॉक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड तथा निकोटिनामाइड एंड इंजेक्शन गाबापेंटिन मिथाइकोबालामिन में क्या अंतर है तथा इन तीनों इंजेक्शन में से बेहतर इंजेक्शन कौन सा है? सर इतनी सी जानकारी बताने की कुछ कृपा करें। तो तीन इंजेक्शन की अलग अलग डिटेल इन्होंने दी है, उनमें तीनों में क्या क्या अंतर है। तो यहाँ पर जो तीनों इंजेक्शन है इसमें मिथाइलकोबालामिन तो कॉमन है, इसके साथ में जो कंटेंट है वो चेंज हो रहे हैं। तो सबसे पहले में तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें जो भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो सभी आ चुके हैं। इसके अलावा दूसरे में पाइरिडॉक्सिन तथा निकोटिनामाइड है और तीसरे में गाबापेंटिन डाला गया है। तो फर्स्ट और सेकंड जो इंजेक्शन है ऑलमोस्ट सिमिलर ही, एक जैसे ही है। वो मस्कुलर पेन के लिए, शरीर में ताकत प्रदान करने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए प्रयोग लिए जाते हैं। लेकिन जो गाबापेंटिन के साथ मिथाइलकोबालामिन मिला गया इंजेक्शन है, यह इंजेक्शन आपकी नसों में जो पेन किलर देने के बाद भी दर्द ठीक नहीं होता है, जिसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी के नाम से भी आप जानते हैं, इसको ठीक करने के लिए प्रयोग लाया जाता है। सामान्य भाषा में जो पिंडलियों का दर्द है उसको जल्दी ठीक करने के लिए, पिंडलियों में जो झंझनाहट रहती है, हल्का फुल्का सा दर्द रहता है, तो उसको ठीक करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। साथ ही ताकत का इंजेक्शन भी इसे कहते हैं। अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो वह भेजा है क्रिएशन पॉइंट CSC ने। यह लिखते हैं, सर सेफ्ट्रिक्सोन एंड साल्बेक्टम इंजेक्शन में डिस्टिल वाटर मिक्स करने के बाद कितने दिन तक यूज कर सकते हैं? तो दिनों तक यूज़ करना वो तो बहुत ही दूर की बात है। यदि आप किसी भी पाउडर फॉर्म के इंजेक्शन को डिस्टिल वाटर में या NS नॉर्मल सलाई में मिक्स कर देते हैं, तो उसके बाद जैसे पिछले संडे के कमेंट बॉक्स में बताया था, उसे आप 10 मिनट से लगाकर 4 घंटे के अंतराल में यूज़ करना होता है। यहाँ पे आपने पर्टिकुलर नाम दिया है जो सेफ्ट्रिक्सोन साल्बेक्टम में, इसको आप मैक्सिमम 2 घंटे तक यूज़ कर सकते। 2 घंटे के बाद इसको प्रयोग नहीं करना, इसको डिस्कार्ड कर देना होता है। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। वह भेजा है अजय बंसीवाल ने। यह लिखते हैं, हेलो सर कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। किसी भी एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट होने पर क्या किया जाए? क्या एंटीबायोटिक चेंज किया जाना चाहिए? प्लीज़ टेल मी। तो जब भी किसी को किसी एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट हो जाता है तो उसमें जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो डॉक्टर द्वारा दवाइयाँ दी जाती है, वह होती है सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। यदि किसी को नोजिया वोमिटिंग हो रही है तो उसको रोकने के लिए दवा दी जाएगी। किसी को एलर्जिक समस्या हो गई है तो एलर्जी को ठीक करने की दवा दी जाएगी। किसी को श्वास से रिलेटेड समस्या हो रही है तो श्वास को ठीक करने की सलाह दी जाएगी। मतलब जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वह दिया जाएगा। और यदि किसी व्यक्ति को एंटीबायोटिक दवा, चाहे वो इंजेक्शन हो या टेबलेट हो, वह साइड इफेक्ट कर जाए तो वह इसे फ्यूचर में नहीं लेना चाहिए। उसकी जगह कोई दूसरा उससे सिमिलर एंटीबायोटिक दे दिया जाता है, जिससे कि वह जो बीमारी है ठीक की जा सके और किसी समस्या का सामना मरीज को नहीं करना पड़े। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। तो वह कमेंट भेजा है टेक्निकल सुमित ने। यह लिखते हैं, श्रीमान जी डाइक्लोफिनेक पोटेशियम एंड डाइक्लोफिनेक सोडियम विद कॉम्बिनेशन ऑफ पैरासीटामोल, दोनों दर्द निवारक दवाइयों में क्या अंतर है? कौन सी स्टेरॉयड है? सर दर्द में कौन सी दवा सेफ है? कौन सी दवा जल्दी कार्य करती है? उपरोक्त पर एक टिप्पणी करने का कष्ट करें। तो जो डाइक्लोफिनेक सोडियम तथा डाइक्लोफिनेक पोटेशियम, ये दर्द निवारक टेबलेट है, साथ में पैरासीटामोल इसकी आती, इसके बारे में पूछ रहे हैं दोनों में से बेटर कौन सी हो। इसके लिए कई बार सवाल भी पूछे गए और कन्फ्यूजन बना रहता है। सबसे पहले किसी ने सवाल पूछा है इसमें क्या ये स्टेरॉइड है, तो उसका जवाब मैं दे देता हूँ, ये स्टेरॉइड नहीं है। ये दोनों ही NSAID नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास की दवा है, जो दर्द तथा सूजन को ठीक करती है, साथ ही बुखार को ठीक करने के लिए भी प्रयोग लाई जाती है। तो स्टेरॉइड नहीं है, इसको सभी प्रकार के दर्द में तथा बुखार को ठीक करने के लिए प्रयोग लिया जा सकता है। जो डाइक्लोफिनेक सोडियम है तथा जो डाइक्लोफिनेक पोटेशियम है, इसके अंतर की बात की जाए तो इसमें जो डाइक्लोफिनेक पोटेशियम है, इसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में जल्दी होता है, इस कारण से इसका ज़्यादा प्रेफरेंस लिया जाता है। बस एक ही इसका मात्रा अंतर है, ज़्यादा बाकी कोई अंतर नहीं है। दोनों सेम तरह से कार्य करते हैं, दोनों ही पेन किलर दवाइयाँ। तो आप ये जान चुके होंगे कि डाइक्लोफिनेक पोटेशियम ज़्यादा फास्ट असर करता है, इसलिए इसको ज़्यादा दिया जाता है। अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। वह भेजा है प्रिंस पंडित ने। यह लिखते हैं, सर समर में जांघ के बीच में कच लग जाता है,
इसे कैसे रोकें और ये कौन से मेडिसिन के उपयोग करेंगे सर, प्लीज़ बताइए। मतलब ये कहना चाहते हैं गर्मियों के समय में जो जांग का इनर हिस्सा है, थाइस का इनर हिस्सा है, यहाँ पे कट जाता है, कच्चा हो जाता है, इसको कैसे ठीक करें। तो इसको ठीक करने के लिए आप सबसे बढ़िया जो तरीका है वह यूज़ ले सकते हैं कोई एंटी फंगल मेडिसिन, जैसे क्लोट्रिमाजोल क्रीम यूज़ ले सकते हैं, या सरफाज एसेंस जो क्लोट्रिमाजोल बेक्लोमेथासोन नियोमाइसिन कॉम्बिनेशन की क्रीम आती है उसकी यूज़ ले सकते हैं। और किसी व्यक्ति को अगर रेगुलर इसकी रगड़ लग रही है और वहाँ पे मॉइस्चर एरिया रह रहा है, नमी रह रही हो, तो उस समय वहाँ पे क्लोट्रिमाजोल पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर क्लोट्रिमाजोल पाउडर का रेगुलर प्रयोग करें तो हो सकता है ये समस्या आपको वापस नहीं हो। तो इस तरह से इस जांग का कच्चा होने को ठीक किया जाता है। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। वह भेजा है शिवा राजपूत ने। यह लिखते हैं, सर क्या टीबी वाले पेशेंट को एल्प्रेक्स और क्लोनाफिट दे सकते हैं? जो टीबी के पेशेंट उनमें नींद के लिए जो एल्प्रेक्स है, एल्प्राजोलाम तथा क्लोनाफिट क्लोनाजेपाम है, यह दे सकते हैं। क्या इसके बारे में पूछ रहे हैं? तो इस सबसे पहली बात तो जो नार्कोटिक दवाइयाँ हैं, जो नींद की दवाइयाँ हैं, सेडेटिव हिप्नोटिक दवाइयाँ हैं, इन सभी को सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस पे ही दिया जाता है। और बात रही टीबी के पेशेंट की, टीबी के पेशेंट में यदि नींद नहीं आने की समस्या थी, दवा दी जा सकती, कोई समस्या नहीं करती और डॉक्टर इसे एडवाइस भी करते हैं। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। वह भेजा है रजन लाल ने। यह लिखते हैं, थैंक्स सर मेडिसिन नॉलेज बताने के लिए। सर इंजेक्शन इंजेक्ट करने के बाद किसी व्यक्ति को गांठ पड़ जाती है, सर इसका भी एक वीडियो बना दीजिए, थैंक्स। ये जो वीडियो बना के लेकर रहे हैं इसमें कोई वीडियो नहीं बन पाएगा, इसी कारण से इसको मैंने यहाँ पे शामिल किया है। यदि किसी व्यक्ति को इंजेक्शन लगाते हैं, चाहे वो आईवी लगाया जाए या आईएम लगाए, कई बार देखा गया वहाँ पे गांठ हो जाती है। उसके रीज़न को जाने तो जब आईवी इंजेक्शन, नसों में इंजेक्शन लगाया जाता है, थोड़ा बहुत दवा नस के बाहर स्किन के नीचे सब क्यूटिनियस रह जाती है, तो वहाँ पे गांठ हो जाती है। और इंट्रामस्कुलर जब लगाते हैं तो वह भी दवा का जमाव होने के कारण ये दिक्कत होती है। और जब ये गांठ हो जाती है तो वहाँ पे रेडनेस हो सकती है, बहुत तेज दर्द हो सकता है। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है, जो माताएं बच्चों को दूध पिलाती है, उनमें इट्राकोनाजोल तथा एसाइक्लोविर टेबलेट जो एंटीवायरल टेबलेट है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो इट्राकोनाजोल जो एंटी फंगल टेबलेट है, फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाती है। इसका प्रयोग प्रेगनेंसी में तो नहीं लिया जाता, लेकिन जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है इनमें डॉक्टर द्वारा लिया जाता है। साथ ही एसाइक्लोविर जो टेबलेट है, एंटीवायरल टेबलेट, यह ब्रेस्ट फीडिंग में भी बिल्कुल सेफ मानी गई है, तो इसमें भी डॉक्टर द्वारा इसका प्रयोग लिया जा सकता है। अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो वह है सहदेव लोधी ने भेजा है। यह लिखते हैं, सर आई एम सहदेव लोधी। हेलो सर, अगर हमें पता नहीं हो कि हमें ब्लड शुगर है और हम ग्लूकोज बोतल लगा लेते हैं, सडनली ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाता है, तब हम इमीडिएटली कैसे कंट्रोल करें सर, प्लीज़ रिप्लाई। तो यह भी एक काफ़ी अच्छा सवाल है। किसी व्यक्ति को ब्लड शुगर का पता नहीं हो और कोई DNS लगा दे या D5 लगा दे, अचानक उसका जो ब्लड शुगर बढ़ जाता है, तो कैसे कंट्रोल करते हैं? वैसे तो यह जो कंडीशन है ICU की, इमरजेंसी की कंडीशन है, जो डॉक्टर है उनकी देखरेख में इसका इलाज किया जाता है। तो उस समय डॉक्टर द्वारा जो इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है वह होता है इंसुलिन रेगुलर इंजेक्शन, जिसे सोल्यूबल तथा न्यूट्रल इंसुलिन भी कहते हैं। इसे आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर IM भी पुश करते हैं। जब यह इंजेक्शन लगाते हैं, एक बार ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाता है, उसके बाद में उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, उन्हें ठीक करते हैं। यहाँ पर जो मैंने इंजेक्शन बताया हो, ऐसा नहीं कि आप अपने मन से यूज़ करने लग जाएं। इसकी जो यूनिट है प्रॉपर पेशेंट की वेट के अकॉर्डिंग, उसकी कितना शुगर बढ़ गया है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। सिर्फ यहाँ पे मैंने आपको जानकारी के लिए बताया है। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। तो वह कमेंट भेजा है शिवा सैनी ने। यह लिखते हैं, सर लोपेरामाइड और टेबलेट मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं क्या या नहीं? तो ये शायद मेरे हिसाब से पूछना चाहते हैं, किसी को डायरिया हुआ है तो लोपेरामाइड टेबलेट तथा मेट्रोनिडाजोल टेबलेट क्या दोनों को साथ दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लोपेरामाइड एक बार जो मोशन बहुत फास्ट हो रहा है उसको रोक देगी, और मेट्रोनिडाजोल जो है यह जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको ठीक कर देगी। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखें, यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो उस समय कोशिश की जाती है लोपेरामाइड एक बार नहीं दी जाए। शुरुआत में कुछ दिन तक मेट्रोनिडाजोल दी जाती है, एंटीबायोटिक देते हैं जिससे जो इन्फेक्शन है वह ठीक हो जाए। उसके बाद में लोपेरामाइड दे के उसका जो दर्द है उसे रोकी जाती है। बढ़ते हैं अगली कमेंट की तरफ। वह भेजा है AK क्रिएशन ने। यह लिखते हैं, प्लीज़ रिप्लाई सर, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे आधे सर में दर्द की दिक्कत है और डॉक्टर ने मुझे प्रोप्रानोलोल फ्लुनारिजिन दे रखी है। उससे दर्द थोड़ा कम हो रहा है लेकिन नहीं जा रहा है, 6 मंथ हो गए, ये क्या करें प्लीज़ बताइए। तो इनको माइग्रेन की समस्या है, आधा सिर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर द्वारा प्रोप्रानोलोल तथा फ्लुनारिजिन टेबलेट दी जा रही है। इसमें कितने मिलीग्राम की टेबलेट आपको दी जा रही है, कितने समय इसको लेते हैं, आपने इसको क्लियर नहीं किया है। फिर भी जो सामान्य ट्रीटमेंट डॉक्टर द्वारा होता है वो यहाँ पे मैं बता दूँ। सामान्यतः जब बहुत पुराना माइग्रेन का सिर दर्द होता है
तो प्रोप्रानोलोल 40 मिलीग्राम की टेबलेट सुबह शाम तक दी जा सकती है, और फ्लुनारेजिन है जो 10 मिलीग्राम 1 टाइम दी जाती है, रात को सोते समय दी जाती है। यह दो तो दी ही जाती है। इसके अलावा सपोर्टिव मेडिसिन रूप में एमिटिप्टिलिन दी जा सकती है। इसके अलावा कोई दूसरी दवा भी, नेप्रोसिन दर्द की दवा दी जा सकती है, हेड सेट टेबलेट दी जा सकती है। ये अलग अलग दवाएं दी जाती है और जितनी मरीज को आवश्यकता है वह देकर इनका माइग्रेन ठीक किया जाता है। आपको समस्या है कि कितने समय लेनी होती है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर को ही मिलना पड़ेगा। कितने मिलीग्राम आप ले रहे हैं उससे आपको फ़ायदा नहीं होता, कितनी डोज बढ़ानी होगी वो आपके डॉक्टर बता सकते हैं। तो एक बार डॉक्टर से मिले जिससे कि आपकी समस्या का निवारण हो सके। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। यह भेजा है उमेश कुमार जी ने। यह लिखते हैं, सर मैं उमेश कुमार, किसी किसी को सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन रिएक्शन कर जाता है, क्या करें? हर मरीज को AST टेस्ट करना ज़रूरी है क्या? और सर इसे पता भी मेरा कमेंट को ऐड नहीं किया। साथ ही दूसरा सवाल इसी कमेंट में पूछा है, मैं उमेश कुमार, क्या मरीज को कमर दर्द में न्यूरोबियोन फोर्ट एम्पूल एंड डेक्सोना इंजेक्शन मिलाकर लगा सकते हैं, और दर्द में डेलोना एम्पूल या डेलोना AQ एम्पूल कुछ प्रैक्टिशनर मिक्स करके लगाते हैं? इसके लिए मैं जानना चाहता हूँ, थैंक यू सर। तो इन्होंने एक ही कमेंट में 3 सवाल पूछ लिए। पहला जो सवाल था सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन का था कि क्या इसका AST करना जरूरी है। तो हाँ, इसका AST करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम कर जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। प्रत्येक पेशेंट को इसका AST करके ही इसको प्रयोग ले। दूसरा जो कमेंट पूछा है वो इन्होंने पूछा न्यूरोबियोन फोर्ट तथा जो डेक्सोना है इनको मिक्स करके लगा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोशिश करें किसी भी इंजेक्शन को मिक्स नहीं करें, अलग अलग ही लगाएं। और यहाँ पे एक स्टेरॉइड इंजेक्शन था, मल्टीविटामिन इंजेक्शन है, आप मिक्स करने की बात कर रहे हैं, हो सकता है ये लेट हो जाए। वैसे प्रैक्टिकली बहुत जने इसको मिक्स करते होंगे, करने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन थ्योरेटिकल रूप से इसको प्रयोग नहीं लिया जा सकता। साथ ही डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन के पूछे तो आप सभी को पता है कि यह पेन किलर है, इसमें डेक्सोना मिक्स करने का कोई भी औचित्य नहीं है, कोई भी उसका फ़ायदा नहीं होने वाला। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। वह कमेंट भेजा है अभिषेक मिश्रा ने। यह लिखते हैं, सर प्लीज़ पिकअप माय क्वेश्चन। सर राइट पैर के थाइज में सूजन आ जाती है और थोड़ा बहुत पेन होता है, क्या करें? प्लीज़ रिप्लाई। मैं हर संडे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछता हूँ, आप रिप्लाई नहीं देते। तो दोस्त, प्रत्येक कमेंट का जवाब देना मुश्किल रहता है, साथ ही अगर यूनिक कमेंट होता है तभी मैं इसमें पिक करता हूँ। तो फिर भी इस संडे को आपका कमेंट पिक हुआ है। इसमें आपने जो पूछा है राइट थाई में जो दर्द हो रहा है, तो ये आपकी इंडिविजुअल समस्या है। इसके लिए आपको पता करना पड़ेगा, डायग्नोसिस करना पड़ेगा किस रीज़न से हो रहा है। अब मैं डायरेक्टली कमेंट पर आपको नहीं बता सकता, डायरेक्टली वीडियो में नहीं बता सकता किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। संभावना मात्र से मैं आपको बता सकता हूँ, हो सकता है कोई मस्कुलर पेन हो या कोई खिंचाव हो गया हो जिस कारण से आपको दर्द हो रहा हो, तो उसमें डॉक्टर द्वारा मसल रिलैक्सेंट दवाइयाँ दी जाती है, जैसे कि क्लोरजोक्सोजोन टेबलेट है, ये डाइक्लोफिनेक पैरासीटामोल के साथ में आती है। यह लेके कुछ दर्द ठीक हो सकता है, और अगर ये दर्द ठीक नहीं हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके आपको ट्रीटमेंट दिया जा सके। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। वह भेजा प्रभजोत सिंधु ने। यह लिखते हैं, सर आपने क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं किया, मुझे हाई BP है, शुगर है और मेरी धड़कन बढ़ जाती है, इंड्राल 10 mg ले सकते हैं, डोज बढ़ानी होगी क्या? तो आपने भी बिल्कुल अधूरी जानकारी इस कमेंट में दी है। आपको कौन सी दवाइयाँ चल रही है, कितने समय आप इंड्राल 10 mg ले रहे हैं, यह नहीं बताया है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यदि किसी व्यक्ति की हार्ट बीट जो धड़कन है वह बढ़ जाती है, तो उसमें प्रोप्रानोलोल इंड्राल टेबलेट ही दी जाती है। यह 10 mg, 20 mg तथा 40 mg भी दी जा सकती है। तो पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग और आपकी जो डिजीज हिस्ट्री है, आपकी जो मेडिसिन चल रही है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। तो इसके लिए भी आपको अपने डॉक्टर से ही मिलना पड़ेगा। तो यह थे आज के कुछ कमेंट जिनके जवाब इस वीडियो में हमने जाने हैं। उम्मीद करता हूँ इन सभी जवाब से आप संतुष्ट हुए होंगे। यदि आप भी अपने कमेंट के जवाब वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल #AskLAM के साथ में लिखें। हो सकता है अगले संडे आपका कमेंट भी पिक हो जाए, लेकिन आप यूनिक सवाल पूछे, ऐसा सवाल पूछे जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट और सभी के काम आ सके। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम पूछते हैं तो उसको शामिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। मिलते हैं अगले संडे को नए संडे कमेंट बॉक्स वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ और मस्त रहें।